हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच किंग डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हीनयान। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क वॉज द किंग जिन्होंने बुद्धिज्म को महायान और हीनयान में डिवाइड किया। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंदलवन कश्मीर। तो कश्मीर के कुंदलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 एडी में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वॉज वसुमित्र विद अश्वघोष एज अ डेप्यूटी। तो जो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें नोट करनी है वो है जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्क ने करवाई थी। कहाँ पे? कश्मीर में करवाई थी, कश्मीर के कुंदलवन में। तो के करके आप इसे याद कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर ये हम बात करें कनिष्क की, तो ये कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, एंड द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वॉज कुजुला कैडेफिसिस वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अगर हम बात करें इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, और डेप्यूटी जो थे यहाँ पे वो थे अश्वघोष, एंड अश्वघोष इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धचरित। This council distinctly divided Buddhism into two sects which were Mahayan and Heenyan. अगर हम महायान एंड हीनयान की बात करें तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें महायान की, तो जो इस सेक्ट के पीपल होते थे वो बेसिकली आइडल वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा पे बिलीव करते थे। लेकिन जो हीनयान के लोग होते हैं ये बेसिकली स्क्रिप्चर्स विच आर रिटन इन पाली लैंग्वेज उनमें ज़्यादा बिलीव रखते हैं rather देन आइडल वर्शिप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन विच ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राह्मी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर वर रिटन इन मगधी लैंग्वेज। तो ईस्टर्न में जो इंस्क्रिप्शन है ये मगधी लैंग्वेज में लिखे गए हैं यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Whereas खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज यूज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो अशोका के ही एम्पायर में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें अशोका के जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में। सो द मेजॉरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, जो मगध के रीजन में एक मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज थी। The Brahmi script was deciphered in 1837 by James Prinsep, an archaeologist, philologist and official of the East India Company. तो देखिए जो जेम्स प्रिंसेप थे ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू नोट। इन्होंने इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया था यानी आइडेंटिफाई किया था ऑफ अशोका। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालवा। तो मालवा रीजन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन इज एन एंशियंट सिटी ऑफ मालवा रीजन इन सेंट्रल इंडिया ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ शिप्रा रिवर टुडे एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड बेसिकली जो उज्जैन थी दिस वॉज द कैपिटल ऑफ दिस अवंतिका या अवंती, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इसको उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। अवंती विद इट्स कैपिटल एट उज्जैनी इज मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एज वन ऑफ द 4 ग्रेट पावर्स अलॉन्ग विथ वत्स, कौशला एंड मगध। तो बेसिकली ये महाजनपदास हैं जहाँ पे अगर हम बात करें अवध की, अगर हम बात करें कौशल की, देखिए जो कौशल है इसकी कैपिटल शारावती में सिचुएटेड है। तो शारावती में कौशल की कैपिटल सिचुएटेड थी। पुराण्स में यही कौशल को अयोध्या के नाम से जाना जाता था और अयोध्या की कैपिटल कौशल में बताई जाती थी। लेकिन जो महाजनपदास हैं वहाँ पे जो महाजनपद है इसकी कैपिटल शारवस्ती में सिचुएटेड थी। अगर हम बात करें मगध की कैपिटल की, तो मगध की कैपिटल राजगृह में सिचुएटेड थी। मॉडर्न डे में राजगृह को राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अवंती की कैपिटल की, तो अवंती की कैपिटल उज्जैनी में सिचुएटेड थी। गांधार की बात करें तो गांधार की कैपिटल तक्षशिला में सिचुएटेड थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें की कैपिटल की, तो वत्स की जो कैपिटल थी इट वॉज सिचुएटेड एट
कौशंबी, तो वत्स की कैपिटल कौशंबी में सिचुएटेड थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास और उनकी कैपिटल मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बेसिकली सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये है हमारे 4 वेद। तो देखिए ये 4 वेदों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ऋग्वेद ये सबसे ओल्डेस्ट वेद कंसिडर किया जाता है, और ऋग्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे गायत्री मंत्र है विच वॉज रिसाइटेड बाय which was written by or developed by or created by विश्वामित्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नेक्स्ट वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बेसिकली रिचुअल्स के बारे में मेंशन्ड है, अथर्ववेद में मैजिकल पावर्स के बारे में, और सामवेद ये म्यूजिक से एसोसिएटेड है। ये सिंपल वर्ड से मैंने आपको 4 के 4 वेदों के बारे में बताया है। The Rigveda is a collection of hymns and verses composed by various seers during the early Vedic age. It was written in Punjab region of India and Pakistan around 1500 BCE. The Rigveda provides information about social, cultural, and religious aspects of early Vedic age. It also contains ideas that served as the basis of India's system ऑफ कास्ट एट्सेट्रा। तो बेसिकली ऋग्वेद में जो अर्ली सिविलाइजेशन कैसे रहती थी उसके बारे में मेंशन्ड है, और माना जाता है कि ऋग्वेद लिखा गया था पंजाब रीजन ऑफ इंडिया में एंड द रीजन ऑफ पाकिस्तान अराउंड 1500 BCE। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें वैदिक एज की, तो वैदिक एज में मेटलर्जी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड थी, लाइक जैसे टूल्स मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, डोमेस्टिक आइटम्स, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज इन द वैदिक पीरियड, ये भी मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टर्म वेद की, तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इट बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके फाउंडर थे कुमार गुप्त, ये आपको ध्यान में रखना है। नालंदा वॉज एन एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार विच वॉज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th और 6th century AD to 1197 CE। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में काफ़ी फेमस हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी ये किंगडम ऑफ मगध में सिचुएटेड थी, जो करंट डे बिहार में सिचुएटेड है, मगध में। एंड कुमारगुप्त वन इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ दिस नालंदा डायनेस्टी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जो एंशियंट किंगडम मगध था, यहाँ पे ये सिचुएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धचरित द एपिक biography of Gautam Buddha in Sanskrit was written by? So first of all, the thing to note is that Buddhacharit, it was written in Sanskrit language, and it was written by option A, Ashwaghosh. So Ashwaghosh was the author of the book Buddhacharit. The Buddhacharit was a biography of Buddha which was penned by Ashwaghosh probably in the 1st century CE, and it was renowned, and he was a renowned Sanskrit poet. The Buddhacharit is made up of 28 songs recounting events in Sakyamuni Buddha's लाइफ अप टू द टाइम ऑफ हिज ग्रेट अवेकनिंग। तो बेसिकली जो ये बुद्धचरित है, इसमें 28 सॉन्ग्स मैंशनड हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। अश्वघोष की बात करें तो ये काफ़ी फेमस फिलोसोफर और पोएट थे। ही वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर एंड अ पोएट जो नॉर्दर्न इंडिया में रहे। बेसिकली बुद्धचरित इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, और ये पोयम है बेसिकली बुद्धचरित विच इज रिटर्न इन संस्कृत महाकाव्य स्टाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज ऑन विच रिवर बैंक द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि सरस्वती। तो सरस्वती इज द बैंक, सरस्वती के बैंक में बेसिकली जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये फ्लरिश हुई। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर सरस्वती। द वैदिक पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम 1500 BC to 500 BC. If we talk about Saraswati River, so it originated in the Himalayas and flowed through the regions of Punjab, Haryana and Western Rajasthan and Gujarat. But current day पे जो सरस्वती रिवर है, it is believed that ये underground फ्लो करती है सरस्वती रिवर, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन ये मैक्सिमम फ्लरिश हुई ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
So let's proceed towards the next question now. The Brihariteshwar temple, which is also known as Raja Rajeshwaram temple, is situated at which place? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि थंजावर। तो थंजावर में ये ब्रिहरिदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है। सो द ब्रिहरिदेश्वर टेम्पल और द पेरुवुदय्यर कोविल राजेश्वरम टेम्पल एट थंजावर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल। तो ये इसके अदर नेम्स है ब्रिहरिदेश्वर टेम्पल के, जो है पेरुवुदय्यार कोविल और राजा राजेश्वरम टेम्पल। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल था, ये आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोला वन एंड इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। द विमान और द टेम्पल टावर नोन एज राज गोपुरम is 216 feet in height and is one of the tallest building of its kind. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 9 जेम्स या फिर नवरत्ना ऑफ विक्रम आदित्यास कोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट ही वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य आर धनवंतरी, कश्यपनका, अमरसिम्हा, शांखु, खटकारपारा, कालिदास, विताल भट्ट, वरारुचि and Varahamihir. So these are the 9 gems of Vikramaditya जो आपको ध्यान में रखने हैं। आर्यभट्ट, he was in the court of Chandragupta II. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु स्टार्टेड द साक एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्क। तो कनिष्क ही वॉज द रूलर जिन्होंने ये साक एरा को स्टार्ट किया था, जो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द माइटीएस्ट ऑफ द कुशान रूलर्स इन इंडिया वॉज कनिष्क, और इन्होंने ही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये करवाई थी। ही वॉज इन पावर फ्रॉम 78 AD to 120 AD. It was Kanishk who initiated the Sak era in 78 AD. ये भी आपको ध्यान में रखना है। Through inheritance and conquest of Kanishka's kingdom covered an area extending from Bukhara, now in Uzbekistan, in west to Patna in the Ganges Valley in the east. तो ये था extension of Kanishka's empire, and from Pamirs, now in Tajikistan, in the north to central India in the south. His capital was Peshawar, जिसको पुरुषपुरो भी कहा जाता था। तो पुरा कहा जाता था पेशावर को। तो पेशावर का जो अर्लियर नेम था वो था पुरुषपुरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द reign of हर्षवर्धना? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्यून सांग। तो ह्यून सांग ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ हर्षवर्धन। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एच से हर्षवर्धन स्टार्ट होते हैं, एच से ही ह्यून सांग स्टार्ट होता है। ह्यून सांग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ हर्षवर्धना with an aim of securing authentic Buddhist script. The Kannauj assembly was held in the honor of Yunzang and to popularize Mahayana sect of Buddhism. And Kannauj, this was the capital of Harshvardhana. तो कन्नौज में एक असेंबली को हेल्ड किया गया था जहाँ पे ह्यून सांग को ऑनर किया गया था फॉर पॉपुलराइजिंग या फिर फेमस करने के लिए फॉर द महायान सेक्ट। ही स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 50 years एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन हिज बुक कॉल्ड सीयूकी। तो इनकी बुक का नाम है सीयूकी, ये आपने ध्यान में रखना है। द बुक थ्रोज लाइट्स ऑन द रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारश्वनाथ। तो पारश्वनाथ ही वॉज द 23rd जैन तीर्थंकर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर बात करें महावीर की, तो महावीर ही वॉज द 24th जैन तीर्थंकर। So Lord Parashvanath was the 23rd Jain Tirthankar who lived around 872 to 772 BCE. He was born to King Ashwasen and Queen Vama of Kashi और वाराणसी as a royal prince. तो जो पारश्वनाथ थे, इनके पेरेंट्स का नाम था अश्वसेन एंड वामा। He attained Kevala Janana under a Dhataki tree near Varanasi after 83 days of deep penance. इसके अलावा अगर हम बात करें पारश्वनाथ की, तो पारश्वनाथ इनका जो सिंबल था वो था सर्पेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्पेंट यानी कि स्नेक वॉज द सिंबल ऑफ पारश्वनाथ।
सो पारश्वनाथ ही वॉज द स्पिरिचुअल प्रेडिसेसर ऑफ लॉर्ड महावीर, क्योंकि लॉर्ड महावीर 24th और फाइनल तीर्थंकर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचालास और नॉर्दर्न पांचाल्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहिच्छत्र। तो अहिच्छत्र वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल्स। द नॉर्दर्न पांचाल्स हैड देयर कैपिटल एट अहिच्छत्र। ऑन द अदर हैंड सदर्न पांचाल्स हैड देयर कैपिटल एट काम्पिल्य। तो ये टू कैपिटल्स थी पांचाल्स की, ये आपने ध्यान रखना है। पांचाल जो नॉर्दर्न पांचाल था, यहाँ की जो कैपिटल थी that was located in Ahichhatra and the southern Panchal had its capital as Kampilya। तो दो कैपिटल थी ये नॉर्दर्न पांचाल्स की, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हाइडस्पेस टेक प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 326 BC में जो बैटल ऑफ हाइडस्पेस था ये लड़ा गया था, जिसे बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस ऑफ इंडिया। तो पुरु जिनका नाम था, जिनको पोरस कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच में ये बैटल ऑफ हाइडस्पेस लड़ा गया था। पार्टीज की बात करें तो अलेक्जेंडर अगेंस्ट पुरु एंड रिजल्ट था इसमें ग्रीक विक्ट्री, यानी अलेक्जेंडर ही डिफीटेड द ग्रेट पुरु। एंड अगर बात करें लोकेशन की तो ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर पे ये बैटल ऑफ हाइडस्पेस लड़ा गया था। हाइडस्पेस ये झेलम का ग्रीक में नेम है एंड ये पाकिस्तान में जो पंजाब सिचुएटेड है यहाँ पे लड़ा गया था इन द ईयर 326 BCE। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, व्हाट डज कंठक रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्ध? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिज रॉयल हॉर्स। तो कंठक वॉज द नेम ऑफ द रॉयल हॉर्स ऑफ गौतम बुद्धा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रॉयल हॉर्स था इट वॉज वाइट इन कलर। सो in context of Gautam Buddha, Kanthak was his royal horse. Kanthak played a significant role in several instances of Buddha's life, and most notably when it carried him to the river where he would relinquish his worldly possessions and begin his quest for enlightenment। और जो गौतम बुद्ध हैं इनको जो enlightenment की तरफ की जो दिशा थी वो भी बेसिकली इस हॉर्स के थ्रू ही मिली थी, जिसका नाम था कंठक। इसके अलावा अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की तो इन्हें द लाइट ऑफ एशिया और द एनलाइटेंड वन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड गौतम बुद्ध इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सतापत ब्राह्मणा एंड द तैत्रीय ब्राह्मणा आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से एसोसिएटेड है सतापत ब्राह्मणा एंड द तैत्रीय ब्राह्मणा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद ये वेद है ऑफ सेक्रीफाइस, रिचुअल एंड वर्शिप का वेद माना जाता है यजुर्वेद को, सेक्रीफाइस। इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद ये बेसिकली थर्ड वेद है 4 वेदों में से। फर्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, और इन सभी वेदों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सतापत ब्राह्मणा एंड तैत्रीय ब्राह्मणा आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद। तो बेसिकली जितने भी वेद थे उनके एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ब्राह्मण्स हुआ करते थे। लाइकवाइज जो सतापत ब्राह्मणा और तैत्रीय ब्राह्मणा हैं दे बिलोंग्ड टू यजुर्वेद। सो इफ़ यू टॉक अबाउट सतापत ब्राह्मणा ये वाइट या फिर शुक्ल यजुर्वेद के प्रमोटर्स थे, शुक्ल यजुर्वेद। और ये बेसिकली बताता है डिटेल्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन द ईस्टर्न इंडिया। अगर हम बात करें तैत्रीय ब्राह्मणा की तो ये एसोसिएटेड थे विद द कृष्णा या फिर ब्लैक यजुर्वेद, और ये इन्होंने स्प्रेड किया एक तरीके से ये बताता है स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन द साउथ इंडिया, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which rock edict of Ashoka request for religious tolerance among sects? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7। तो द मेजर रॉक एडिक्ट 7 ऑफ अशोका रिक्वेस्ट फॉर रिलीजियस टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स। इट appears from the edict that tensions among the sects are intense perhaps in the open antagonism। so basically if we talk about अशोका तो अशोका के जितने भी एडिक्ट्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इफ वी टॉक अबाउट द रॉक
एडिक्ट 7 जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसमें मेंशन था अबाउट द रिलीजियस इंटॉलरेंस। इस एडिक्ट में बेसिकली आस्क किया गया था पीपल टू बी टॉलरेंट ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये बेसिकली इस टेक्स्ट इस रॉक एडिक्ट में मेंशन था। इफ़ यू टॉक अबाउट अशोका और द अशोका द मॉडर्न एम्परर, तो इन टोटल अशोका के 33 रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं और उसमें से भी जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो है 14 इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्टिवेबल लैंड। तो गुप्तास के टाइम पर जो कल्टिवेबल लैंड था इसको क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड क्षेत्र रिफर टू कल्टिवेबल लैंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वास्ट एरियाज ऑफ virgin land were brought under the cultivation. Major improvements were also made in the existing methods of production. तो बेसिकली अगर हम बात करें गुप्तास के टाइम पे जो कल्टिवेबल लैंड था उसको क्षेत्र कहा जाता था और बहुत सारे अनकल्टिवेबल लैंड को भी क्षेत्र के रीजन में इंक्लूड किया गया। मोर ओवर यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जो जितना भी आउटकम था उसको इंक्रीज करने के लिए भी काफ़ी न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इफ़ यू टॉक अबाउट गुप्त डायनेस्टी, तो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी। इफ़ यू टॉक अबाउट अनकल्टिवेबल लैंड, तो गुप्तास के टाइम पर जो अनकल्टिवेबल लैंड था उसको खिला के नाम से जाना जाता था, खिला। अगर हम बात करें हैबिटेबल लैंड को क्या कहा जाता था, हैबिटेबल लैंड को कहा जाता था वास्ती। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट अ सीटाडेल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि चान्हू दारो। तो चान्हू दारो इज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे कोई सीटाडेल प्रेजेंट नहीं है। सीटाडेल का मतलब होता है एक तरीके से फोर्टिफिकेशन या फिर किलाबंदी, हम इसे कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन। सो Chanudaro, located in the lower Sindh province of Pakistan, stands out as the solitary example of a major Harappan urban settlement without a citadel, interpreting that it was governed from another city called as Mohenjo-daro. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चान्हू-दारो है, it was supposed to be governed by which city? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मोहनजोदारो। और was peacefully integrated, requiring no centralized or fortified authority. If we talk about चान्हू-दारो, तो चान्हू-दारो का एक्सकेवेशन किसने किया था? एनजी माजुमदार ने चान्हू-दारो का एक्सकेवेशन किया था 1931 में। अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो इट वाज एक्सकेवेटेड बाय आर.डी. बैनर्जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज Who was the first Tirthankar in Jainism? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ जिनका सिंबल था बुल, he was the first Tirthankar of Jainism. According to Jain belief, the first Tirthankar was Lord Rishabhnath, who lived millions of years in the ancient city of Ayodhya. तो अयोध्या में इन्होंने रिसाइड किया ऐसा माना जाता है एंड ही लिव्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इनका नाम था ऋषभनाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। तीर्थंकर का मतलब होता है एक तरीके से फोर्ड मेकर्स या फिर सेवियर्स, हम इनको कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज In which of the following period elaborate laws were laid down about inheritance? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुप्ता पीरियड। तो गुप्तास के टाइम पर जो न्यू लॉज बनाए गए थे रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर। सो द गुप्तास हैड अ फेयरली गुड जुडिशियल सिस्टम एज compared to other kingdoms. During the Gupta period, elaborate laws were laid down about inheritance. This you have to keep in mind. However, like earlier periods, these laws were based on the Varna hierarchy. और ये जो laws थे, क्योंकि जो पहले जो लॉज बनाए जाते थे वो वर्ना हायरार्की के बेसिस से बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो लॉज बने थे दे वर बेसिकली मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चरक। तो चरक ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, और चरक इनको ऑफन रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है चरक को
often regard किया जाता है as the father of Ayurveda. Charak was a court physician of Kanishk I. He was one of the principal contributor to the ancient art and science of Ayurveda, a system of medicine and lifestyle developed in ancient India. He is sometimes referred to as the father of Indian medicine. तो father of Indian medicine कहा जाता है चरक को, ये आपने ध्यान में रखना है. सो इन्होंने आयुर्वेदा के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था. अदर देन दैट अगर हम बात करें कनिष्क की, तो ये कुशाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज महावीर स्वामी बिलोंग्स टू विच क्लैन. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानत्रिक. तो जानत्रिक वॉज द क्लैन जिसको बिलोंग करते थे महावीर स्वामी. सो जानत्रिक वर्धना महावीर बिलोंग्ड टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड एज नाया और जानत्री. तो जनात्री या फिर नाया, these were the arms of the clan to which महावीर स्वामी belonged. He was born in कुंडग्राम. तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था near modern Patna, and his father was the king of this area. His mother Trishala was the sister of Chetaka, an eminent Licchavi prince of Vaishali. सो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं अबाउट महावीर स्वामी. अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो ही वॉज द सन ऑफ किंग सिद्धार्थ एंड क्वीन त्रिशाला. तो इनकी फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशाला. अदर देन दैट इनके क्लैन का नाम था जानत्रिका, या फिर जिसको जनात्री या फिर नाया भी कहा जाता है. एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी मदर वैशाली, जो एक महाजनपद था, इसको बिलोंग करती थी. एंड महावीर स्वामी ही वॉज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म, और इनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाण भट्ट. तो बाण भट्ट, जिनको बाण के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने हर्षवर्धन द ग्रेट किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इनकी बायोग्राफी लिखी थी. हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी कैपिटल अर्लियर थानेसर में लोकेटेड थी, एंड लेटर ऑन इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी. If you talk about Harshvardhan, so Harsh, also known as Harshvardhan, was an Indian emperor who ruled northern India. His biography Harshcharit, yani Deeds of Harsh, written by Sanskrit poet Ban Bhatt, describes his association with Thanesar, besides mentioning the defense wall, a moat and a palace with a two-storied Dhaval Graha. तो बेसिकली अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन इनको इनके डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता था. अदर देन दैट अगर हम बात करें हर्षवर्धन इनकी डायनेस्टी के बारे में, तो इनकी डायनेस्टी का नाम था वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था. इफ यू टॉक अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो नववर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस हर्षवर्धन दिस वर्धन डायनेस्टी और द पुष्यभूति डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ कंटेम्पोरेरी ऑफ बोथ महावीर एंड बुद्धा. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंबिसार. तो बिंबिसार वॉज द किंग हु वॉज कंटेम्पोरेरी टू बोथ महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्धा. So, Bimbisar was contemporary of both Mahavir and Buddha. The Jain text mentioned that he was the disciple of Lord Mahavir. तो जैन टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है कि बिंबिसार ये शिष्य थे महावीर के. The Buddhist text mentioned that he met Buddha before enlightenment. Buddha promised him to visit his capital after he gets enlightenment. तो जो गौतम बुद्धा हैं, इनको enlightenment मिलने से पहले इन्होंने इनकी एक मीटिंग हुई थी विद बिंबिसार, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. एंड गौतम बुद्धा, इनको द एनलाइटेंड वन के नाम से भी जाना जाता है, और द लाइट ऑफ एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पिलर्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7th. तो 7th पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट. अगर हम बात करें अशोका की इंस्क्रिप्शंस या फिर पिलर एडिक्ट्स की, तो 33 पिलर एडिक्ट्स हैं अशोका की, जिसमें से 14 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, और इसमें से भी जो 7th पिलर एडिक्ट है, जिसमें धम्मा पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये सबसे लंबी पिलर एडिक्ट है. सो 7th पिलर एडिक्ट मेंशंस अबाउट द धम्मा महात्मास which was introduced by Ashoka the Great. Next question, who has written the book Kalpasutra. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भद्रबाहु. तो भद्रबाहु इन्होंने इस कल्पसूत्र को लिखा है, विच इज अ जैन टेक्स्ट. सो द कल्पसूत्र इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स एंड मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ, महावीर, इंक्लूडिंग द लेटर्स निर्वाणा.
द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट इज भद्रबाहु। और ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि निर्वाणा यानी जब महावीर स्वामी जी की जो समाधि थी उसके 150 ईयर्स के बाद ये कल्पसूत्र नाम का जो जैन टेक्स्ट है इसको कंपोज किया था भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिज्म व्हाट अमंग द फॉलोइंग डज द स्वास्तिक सिग्निफाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुद्धास फीट एंड फुटप्रिंट्स। सो इन बुद्धिज्म द स्वास्तिक सिंबल considered to symbolize the auspicious footprints of Buddha। तो ऐसा माना जाता है बुद्धिज्म में स्वास्तिक यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं उल्टा स्वास्तिक बनता है और ये सिग्निफाई करता है द फुटप्रिंट्स एंड द feet of Gautam Buddha. It is an auspicious symbol for Buddha in many parts of Asia and homologous with the Dharma wheel. And if we talk about द स्वास्तिक, तो ये स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है। हिंदुइज्म में इसी स्वास्तिक को स्ट्रेट बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ द उल्टा स्वास्तिक और द रिवर्स स्वास्तिक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अगर हम बात करें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की तो ये तीन बेसिकली हम कह सकते हैं तीन किंग्स से एसोसिएटेड है। फर्स्ट है मौर्यन एम्परर अशोका, नेक्स्ट हैं गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अदर देन दैट जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, इन तीनों से ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन associated है। While it is one of the few extant pillars that carry his edicts, it is particularly notable for containing later inscriptions attributed to the Gupta Emperor Samudragupta. Also engraved on the stone are inscriptions by Mughal Emperor Jahangir from the 17th century. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। और हरिसेन कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन विच इज लोकेटेड इन प्रयागराज एंड इन इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Harappan site revealed that the actual remains of rhinoceros that were used on the seals by Indus people? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरी। तो अमरी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिचुएटेड जो दिखाती है एक तरीके से हम कह सकते हैं अवशेष या फिर रिमेन्स ऑफ राइनोसॉरस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड क्योंकि जो इंडस की सील्स थी वहाँ पर राइनोसॉरस को ग्रेव किया गया था। Harappa site Amri, located in modern day Sindh, Pakistan, has revealed actual rhinoceros bones and fossils, although the one-horned rhinoceros species no longer inhabits the region. However, rhino motifs commonly occur on in the seals bronze and pottery found across the sites। तो देखिए जो इंडस की सील्स थी, इंडस की जो पॉटरीज थी वहाँ पे वन हॉर्न या फिर राइनोसॉरस काफ़ी ज़्यादा इनकाफ किया गया था और यही जो राइनोसॉरस है इसके जो रिमेन्स हैं वो अमरी जो एक साइट है सिंध में लोकेटेड है पाकिस्तान में, यहाँ से मिले हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज मोहनजोदारो शोज कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ कॉटन क्लोथ्स बाय द हरप्पन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए एट कौन सी साइट है जहाँ पे एविडेंस मिले हैं ऑफ कॉटन क्लोथ्स। तो यहाँ पे आंसर ही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदारो से कॉटन क्लोथ्स के जो अवशेष हैं एविडेंसेस हैं वो वहाँ से हमें मिले हैं। मोहनजोदारो शोज कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ कॉटन क्लोथ्स बाय हरप्पन। और हरप्पा में जो कॉटन था इसको सिंडॉन के नाम से जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें जो हरप्पन्स थे इनको कौन से मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन के बारे में इनको इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर हम बात करें मोहनजोदारो कब एक्सकेवेट हुआ था 1922 में आर डी बनर्जी
जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे, इन्होंने एक्सकेवेट किया था मोहनजोदारो को 1922 में। मोहनजोदारो का अदर नेम की बात करें तो इसे माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, और यहीं से डांसिंग गर्ल भी मिली थी 1926 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो हमने डिस्कस की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज what was the name given to the head of the family during the Rigvedic period? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुलापा। तो कुलापा वॉज द नेम गिवन टू द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो परिवार होते थे ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पर, वहाँ पे जो परिवार के जो मुखिया होते थे उनको कुलापा के नाम से जाना जाता था। सो ऑल द सोशल यूनिट्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज वर बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। द कुला और द family was the basic social unit. The head of the family was known as Kulapa, and the Rigvedic society followed patrilineal system, यानी कि एक तरीके से पेट्रियार्की चलती थी ऋग्वेदिक टाइम पर, यानी कि जो मेल मेंबर होते थे वो होते थे हेड ऑफ द फैमिली। सो अगर हम बात करें फैमिली की, तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी फैमिली में ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, और जो फैमिली के हेड होते थे उनको कुलपा के नाम से जाना जाता था। पेट्रियार्कल सिस्टम यहाँ पे चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक राइटर कॉल चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकॉटस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिन। तो जस्टिन वॉज द ग्रीक राइटर जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एज सेंड्रोकॉटस रेफर किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें इसके अलावा कौन से ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा था, तो स्ट्रैबो, ये भी ये नाम अपने ध्यान में रखना है, स्ट्रैबो, जस्टिन एंड अरियन। तो ये ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस का टाइटल दिया था। सो जस्टिन द ग्रीक राइटर ऑफ एपिटोम, तो एपिटोम इनकी बुक है जस्टिन की, हैड मेंशन्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकॉटस एंड इट वाज आइडेंटिफाइड बाय सर जॉन विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम बात करें सर विलियम जोन्स की, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which of the following has been included by UNESCO in the list of literature signifying वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। तो रिसेंटली यूनेस्को ने ऋग्वेद को इंक्लूड किया है इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द ऋग्वेदा वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। तो 4 वेदों में से जो पहला वेद है जो है ऋग्वेद, इसको इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। द ऋग्वेदिक हेम्स आर डेडिकेटेड टू वेरियस डीटीज लाइक इंद्र, अग्नि एंड सोम। अदर देन दैट अगर हम बात करें यूनेस्को के फॉर्मेशन की, तो 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज फॉरेस्ट बुक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरियान कास्ट। तो अरियान कास्ट को कहा जाता है एज द फॉरेस्ट बुक्स। सो द अरियान कास्ट are called as the forest books as they were mainly written by the hermits living in the jungles for their people. The Aryan caste deal with the mysticism and philosophy. They oppose sacrifice. तो बेसिकली अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड की, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट बुक्स होती थी इनको अरियान कास्ट के नाम से जाना जाता था। वैदिक लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें इस वर्ड अरियान कास्ट की, तो अरियान कास्ट का मतलब ही होता है फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जो सुदर्शन लेक है इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था।
The Junagadh inscription of Rudradaman I gives information about the beginning of the construction of Sudarshan Lake, which is located in the middle of a hill called as Girnar in the Saurashtra region, and it was built by Pushyagupta, who was the provincial रूलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदामन की है, रुद्रदामन वन की है, इसमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो सुदर्शन लेक है इसका कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था और फाइनली कंप्लीट किया था पुष्यगुप्त ने, जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये जो लेक है ये सौराष्ट्र रीजन में क्रिएट किया गया था, सुदर्शन लेक, और करंट में ये गुजरात में सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट इज द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13th एडिक्ट। तो 13th एडिक्ट ये सबसे बड़ी एडिक्ट है अशोका की, और जो लॉन्गेस्ट एडिक्ट है वो है 7th एडिक्ट। सो द 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। इट मेंशंस द विक्ट्री ऑफ अशोका ओवर कलिंगा इन 261 BCE. दिस वॉर चेंज्ड द एटीट्यूड एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो देखिए जो बैटल ऑफ कलिंगा था ये 261 BCE में हुआ था, और इसके बाद ही जो अशोका द ग्रेट थे इन्होंने अपना जो रिलीजन है उसको चेंज करने का मन बनाया, और वायलेंस से ये एक तरीके से नॉन वायलेंस की तरफ शिफ्ट हो गए थे, और इन्होंने इसके बाद ही बुद्धिज्म रिलीजन को भी अडॉप्ट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो 13th जो रॉक एडिक्ट है ये सबसे लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है अशोका का, और जो लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट है वो है रॉक एडिक्ट नंबर 7। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेट टैक्स। तो एक तरीके से अगर हम बात करें जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यंस, इट वाज टैक्स या फिर रेवेन्यू हम इसे कह सकते हैं। सो द मौर्यास मेंटेन्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। द स्टेट टैक्सेस वर इनसफिशिएंट टू मेंटेन सच अ ह्यूज आर्मी। दे स्टार्टेड टू रेगुलेट सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू जनरेट मोर रेवेन्यू। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यंस। इसके अलावा अगर हम बात करें मौर्यंस ने क्या क्या टैक्स लगाए थे किन किन चीज़ों में, तो पहले वो लेते थे इनकम टैक्स, अदर देन दैट प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते थे, कंजम्पशन टैक्स लेते थे, एंड पैरोल टैक्स लेते थे, कैपिटल गेन टैक्स लेते थे। क्योंकि इनकी जो आर्मी थी, आर्मी को मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, तो कई तरीके के टैक्स लिए जाते थे फ्रॉम द कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ हर्ष वॉज शिफ्टेड फ्रॉम थानेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्नौज। तो थानेसर से कन्नौज में शिफ्ट करी थी हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बता चुकी हूँ। सो द कैपिटल ऑफ हर्ष वॉज ओरिजिनली द सिटी ऑफ थानेसर, बट लेटर ही शिफ्टेड इट टू कन्नौज। द रिवर नर्मदा मार्क द सदर्न बाउंड्री ऑफ हर्ष एम्पायर। हर्ष ब्रॉट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। हर्षवर्धन इनकी पहले कैपिटल थानेसर में थी और फिर ये कन्नौज में शिफ्ट हुए थे, ये हमने डिस्कस किया। और 7th सेंचुरी CE में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे नववर्धन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा से जो रिमेन्स मिले हैं वो हॉर्स के, ये आपको ध्यान में रखना है। सो सुरकोटड़ा site contains horse remains dated 2000 BC, which is considered a significant observation with respect to Indus Valley civilization. During 1974, Archaeological Survey of India यानी ASI undertook excavation at the site, and JP Joshi and AK Sharma reported findings of horse bones at all levels. तो 1974 में ASI ने इस मिशन को स्टार्ट किया था ऑफ एक्सकेवेटिंग सुरकोटड़ा, और यहाँ से इनको हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें सुरकोटड़ा की, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो गुजरात में ये सिचुएटेड है और एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा बिलोंग्ड टू विच क्लैन।
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साके क्लैन। तो गौतम बुद्ध ये साके क्लैन को बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 564 बीसी में लुम्बिनी प्रोविंस में, जो नेपाल में सिचुएटेड है, एंड ही डाइड एट कुशीनगर। अगर हम बात करें इनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, तो इनको एनलाइटनमेंट बोध गया में मिला था। इनका फुल नेम था सिद्धार्थ गौतम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इनके बेटे का नाम था शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध इनके बेटे का नाम शुद्धोधन था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट हम बात करें इनकी मदर के नाम की, तो इनकी मदर का नाम था माया, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा गौतम बुद्ध को द सेज ऑफ साक्य क्लैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदीवर्मन सेकेंड। तो नंदीवर्मन सेकेंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। सो द वैकुंठ पेरुमल टेम्पल वॉज बिल्ट बाय पल्लवा किंग नंदीवर्मन सेकेंड इन द 8th century। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। अगर हम बात करें कौन सी स्टाइल में ये जो टेम्पल है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें ये वैकुंठ पेरुमल टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है इस स्टाइल में, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द टेम्पल इज मेंशन्ड इन द नरसिंह पुराण। और इस टेम्पल के बारे में जो नरसिंह पुराण है इसमें भी मेंशन किया गया है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रेनिक। तो श्रेनिक वॉज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार। एज पर द जैन लिटरेचर, बिंबिसार हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज श्रेनिक। अगर हम बात करें श्रेनिक का मतलब होता क्या है, तो श्रेनिक का मतलब होता है द हार्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, या फिर गॉडेस सरस्वती को कहा जाता है श्रेनिक। तो अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो ही वॉज द किंग ऑफ मगध एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट मोनार्क टू स्टैब्लिश अ परमानेंट आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको विक्रमशिला विहार भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल। तो धर्मपाल ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस विक्रमशिला विहार, या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल द सेकेंड पाल किंग फाउंडेड द विक्रमशिला विहार एंड गेव अ लॉट ऑफ मनी टू दोज हु स्टडीड देयर। अगर हम बात करें इनकी डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाल डायनेस्टी। विक्रमशिला विहार grew up to be an important academic center and students not only from all corners of India but also from Tibet and other foreign countries came to study here। और यहाँ पे जो गोपाल धर्मपाल थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड दिया था विक्रमशिला विहार को, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि शूद्रक। तो शूद्रक वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम। शूद्रक वॉज द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम, विच मीन्स द लिटिल क्ले आर्ट। The play deals with a love affair of a poor Brahmin with a beautiful daughter of a courtesan। तो बेसिकली यहाँ पे जो मृच्छकटिकम है बुक है, ये एक लव स्टोरी के बारे में है बिटवीन अ पुअर ब्राह्मण एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ कोर्टिसियन। अगर हम बात करें मृच्छकटिका की, तो ये 10 एक्ट प्ले है और इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द एंशियंट प्लेस रिटर्न इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में ये प्ले लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मृच्छकटिकम का मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड अ वॉर गॉड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्र। तो इंद्र, लॉर्ड इंद्र, इनको कंसिडर किया जाता है किलों को तोड़ने वाले देवता या फिर युद्ध देवता, यानी कि वॉर गॉड इनको कंसिडर किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वॉज इंद्र एंड ऑल्सो नोन एज पुरंदर और ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इनका नाम पुरंदर मैंशनड है लॉर्ड इंद्र का, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें इंद्र
की, तो ये एक वैदिक गॉड हैं जिनको ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स या फिर पुरंदर कहा जाता है, और इनको रेन का गॉड भी कहा जाता है, गॉड ऑफ रेन एंड थंडर एंड लाइटनिंग भी कहा जाता है इंद्र को, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनको स्लेयर ऑफ वृता भी कहा जाता है। वृता वॉज अ डैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वराह टेम्पल एट ममल्लापुरम वॉज बिल्ट बाय whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। सो द वराह केव टेम्पल इन महाबलीपुरम तमिलनाडु वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द reign of Narasimhavarman first at Mahamala. So the temple was commissioned by King Narasimhavarman II in the mid 7th century. तो 7th century में पल्लवा किंग नरसिम्हावर्मन फर्स्ट ने इस वराह टेम्पल को कमीशन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें ये जो टेम्पल है वो किसको डिवोटेड है, तो लॉर्ड विष्णु को ये टेम्पल डिवोटेड है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेनली मेड अप ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्ले। तो क्ले से बने थे मैक्सिमम यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम कह सकते हैं बेक्ड क्ले को यूज़ किया गया था, यानी कि पके हुए ईंटों से, या फिर जो पके हुए ईंटों से यहाँ के घर बने थे और यहाँ के यूटेंसिल्स बने थे क्ले से। तो इसके अलावा जो यूटेंसिल्स थे वो ब्रॉन्ज, कॉपर और स्टोन्स के भी बने हुए थे, लेकिन जो मैक्सिमम जो यूटेंसिल्स थे वो क्ले के बने हुए थे। सो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन यूटेंसिल्स वर मेनली मेड अप ऑफ क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच चाइनीज ट्रैवलर केम इन इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ हर्षवर्धन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर जो हर्षवर्धन के टाइम पर जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था। ह्यूनसांग और जुएनजंग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड ओवर लैंड फ्रॉम चाइना टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ किंग हर्षवर्धन टू ऑब्टेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की खोज में ये ह्यूनसांग चाइना से ट्रेवल करके इंडिया विजिट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, ये आपने ध्यान में रखना है। ही स्टडीड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ कश्मीर, और कन्नौज और नालंदा में इन्होंने स्टडी की थी। ऐसा भी आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस में ह्यूनसांग ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में स्टडी की थी। तो ये कुछ प्लेसेस हैं। इन्होंने बोध गया को भी विजिट किया था, जो एक काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट साइट है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वॉज वाइज्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल 1500 साइट्स वर एक्सकेवेटेड। टू आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, एंड आर डी बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी, लेड द एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रिस्पेक्टिवली। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में इसे डिस्कवर किया गया था, एंड 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें जॉन फ्लीट की, ही डिस्कवर्ड मैनी हड़प्पन सील्स इन द ईयर 1912। ये नेम काफ़ी अनहिडन है, यानी कि जो जॉन फ्लीट थे इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। जॉन फ्लीट 1912 में इन्होंने काफ़ी सारी हड़प्पन सील्स को डिस्कवर किया था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which among the following was the person who issued the purest form of gold coins? Sorry, which dynasty issued the purest form of gold coins? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि कुषाण डायनेस्टी। तो जो कुषाण डायनेस्टी थी, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुजला कैडेफिसिस। तो कुजला कैडेफिसिस की ये डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी। इसने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। कुषाण डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। Kushans were Indo-Greek, ruled in northwest India. The Kushan dynasty came up with a revolution in the coinage of the country. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं। Next question, the two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, were compiled in which of the following century?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि 4th सेंचुरी सीई। तो 4th सेंचुरी में रामायण और महाभारत जैसे ग्रेट टेक्स्ट को लिखा गया था। अगर बात करें रामायण की तो रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने। एंड अगर हम बात करें महाभारत की तो महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। वाल्मीकि इनको रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। संस्कृत was the main language of literature in this period. The two great epics Ramayana and the Mahabharata इनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ था in the 4th century CE में। Next question, which among the following rulers is often described as the first empire builder of Indian history? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि महापद्मानंद। तो महापद्मानंद इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी महापद्मानंद इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस नंदा डायनेस्टी। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये पहले ऐसे रूलर थे जो एक क्षत्रिय नहीं थे। ही बिलोंग्ड टू द शूद्र कैटेगरी एंड स्टिल ही created a great empire in India. Therefore इनको कहा जाता है as the empire builder of India, महापद्मानंद। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही वॉज नॉट अ ब्राह्मण नीदर ही वॉज अ क्षत्रिय। इंस्टेड ऑफ दैट ही वॉज अ शूद्र जिन्होंने काफ़ी ग्रेट एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया था। महापद्मानंद ये आपने ध्यान में रखना है। इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। उग्रसेन जिसका मतलब होता है ओनर ऑफ अ ह्यूज आर्मी। और जो महापद्मानंद थे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स विथ धनानंद एज द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर स्टैब्लिश्ड सांची स्तूपा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोका। तो अशोका ही स्टैब्लिश्ड दिस Sanchi Stupa. The Great Stupa at Sanchi is one of the oldest stone structures in India and important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Mauryan Emperor Ashoka the Great in the 3rd century CE. तो Emperor Ashoka इन्होंने जो ये सांची स्तूपा है इसको कमीशन किया था। और जो सांची स्तूपा है इसको यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह रेफर किया है। एंड इट वॉज बिल्ट इन द 3rd century BCE और ये एक बुद्धिस्ट स्टाइल में क्रिएटेड स्तूपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग laid the foundation of Shung dynasty by assassinating Brihadat Maurya, the last ruler of the Mauryan Empire. He was commander in chief in the army of Mauryan Emperor और इनके जो सक्सेसर थे पुष्यमित्र शुंग के ये थे अग्निमित्र शुंग इनके सन। तो देखिए जो शुंग डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फॉर्म किया था और इन्होंने ये गवर्नर थे या फिर हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ थे ऑफ मौर्यन एम्पायर। और इन्होंने असैसिनेट यानी एक तरीके से मारा था बृहदत्त मौर्य को और उसके बाद इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। The following kings was also known as Mamalan, जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेसलर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इनको ममलन के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है ग्रेट रेसलर। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वॉज अ तमिल किंग ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी हु रूल्ड साउथ इंडिया फ्रॉम 630 to 668 AD. ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममलन जिसका मतलब होता है अ ग्रेट रेसलर। एंड ममलापुरम जिसको महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है इस सिटी का नाम भी इनके नाम से ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाणक्य। तो चाणक्य जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त Maurya's guru was Chanakya, with whom he studied as a child and with whose counsel he built the great empire. तो चंद्रगुप्त मौर्य ये इनके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य को यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला ले गए थे और वहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी टीचिंग्स दी थी। चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू ओवरथ्रो विच डायनेस्टी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंदा डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय
was started by महापद्मानंद, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाणक्य की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर इन ऋग्वेद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु। तो सिंधु रिवर ये मोस्ट डिस्क्राइब्ड रिवर है ऑफ ऋग्वेद। So Sindhu is the most mentioned river and the most prominent river, but the most prominent river is the Saraswati. The Rigved mentions Saraswati river as between Yamuna to the east and Satluj to the west. तो अगर हम बात करें मोस्ट mentioned जो river है वो है सिंधु river, लेकिन सबसे prominent river जो थी वो थी सरस्वती river। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज अशोका कॉमनली नोन इन हिज इंस्क्रिप्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी इज द नेम विच इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। सो इन भब्रू एडिक्ट द मॉडर्न एम्परर अशोका रेफर्स हिमसेल्फ एज प्रियदर्शी लजा मगधे, जिसका मतलब होता है प्रियदर्शी द किंग ऑफ मगध। इन दिस एडिक्ट ही स्टेट्स हिज फेथ इन द बुद्धा। अगर हम बात करें अशोका की, तो अशोका का मतलब होता है द वन विदाउट सॉरो, एंड इसके अलावा अशोका को देवन पिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, देवनाम पिया। तो देवनाम पिया वॉज ऑल्सो द अदर नेम ऑफ अशोका, और ये जो गुज्जर इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे ये नाम मैंशनड है अशोका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड विच रिलीजन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि जैनिज्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड जैनिज्म आफ्टर रिटायरिंग व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज थ्रोन एंड मटेरियल possessions to join a wandering group of Jain monks. चंद्रगुप्त मौर्य was a disciple of Jain monk जिनका नाम था आचार्य भद्रबाहु। तो आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स इंट्रोड्यूस द टू लॉज ऑफ व्यवहार समता एंड दंड समता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोका। सो अशोका इंट्रोड्यूस्ड व्यवहार समता सो दैट ऑल हिज सब्जेक्ट्स आर इक्वल इन लॉ, एंड हिज दंड समता दैट ही वांटेड इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस थे जो इंट्रोड्यूस किए थे अशोका ने अपने रीन में, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने लास्ट ईयर्स में अशोका ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था, तो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा विच वॉज फॉट इन 261 BC। ये आपने ध्यान में रखना है, एंड कलिंगा प्रेजेंट डे में ओडिशा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतुद्री। तो सतुद्री वॉज द नेम ऑफ वैदिक नेम ऑफ सतलज रिवर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिवर सतलज वॉज कॉल्ड एज सतुद्री इन वैदिक पीरियड, इट्स संस्कृत नेम इज शतद्रु। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर रिवर्स लाइक रावी रिवर, तो रावी रिवर का संस्कृत या फिर वैदिक नेम है परुषिनी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, परुषिनी। इसके अलावा अगर हम बात करें झेलम रिवर की, तो झेलम रिवर को वितास्ता के नाम से जाना जाता है, ये इसका वैदिक नेम है। एंड अगर हम बात करें बीस रिवर की, तो बीस रिवर को विपास कहा जाता है, इंदस रिवर को सिंधु, एंड चिनाब रिवर को आस्किनी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस प्ले रिटन बाय गुप्ता पोएट कालिदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शकुंतला। तो शकुंतला इज अ फेमस प्ले विच वॉज रिटन बाय कालिदास। शकुंतला is a story of how a highly king married a poor orphan whose name was Shakuntala. However, the king was put under a spell and forgot about his bride. Eventually, he recovers his memory and the two of them become one again. So this play was written by Kalidas. This you have to keep in mind. Next question. The mention of great flood is found in which of the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतापथ ब्राह्मणा। So the mention of great flood is found in the Satapat Brahmana. The Satapat Brahmana contains detailed explanations of Vedic sacrificial ritual, symbolism and mythology. ये हम already discuss कर चुके हैं Satapat Brahmana के बारे में, and it is a part of Yajurved. Next question, who authored the book Ashtadhyayi?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाणिनि। पाणिनि इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि वॉज एन एंशियंट संस्कृत philologist, grammarian, and a revered scholar in ancient India. He is considered as the father of linguistic as well. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल burial was found in which of the following places of Harappan sites? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल। तो लोथल में कपल बरियल्स मिले थे, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो कपल बरियल्स वर found from Lothal at Harappan sites. Lothal was one of the southernmost city of the ancient Indus Valley civilization located in the Bhal region of Gujarat. Lothal ये एक पोर्ट सिटी भी थी of Indus Valley civilization और ये गुजरात में सिचुएटेड है। और इसको 1950s में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये फेमस है अपने कपल बरियल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which of the following Harappan sites has a supposed dockyard been found? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल। सो लोथल वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इन द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। और इसकी जो लोकेशन है वो है सारगावाला गुजरात में। तो जो डॉकयार्ड है ये भी लोथल से ही मिला था कपल बरियल्स के लिए, और इसके लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए लोथल फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो कपल बरियल्स यहाँ पे मिले थे लोथल में, ऐसा माना जाता था कि ये काइंड ऑफ सती प्रथा होती होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ ऋग्वेदिक पीपल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि कैटल रियरिंग। तो कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर ये मेन एक्टिविटी हुआ करती थी ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल। द ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज अ पेस्ट्रल इन नेचर। कैटल रियरिंग वॉज देयर डोमिनेंट एक्टिविटी। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मेयर। तो बेसिकली जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और ट्रेड का कॉन्सेप्ट ना के बराबर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदा, और मैक्सिमम जो पीपल परफॉर्म करते थे वो था कैटल रियरिंग या फिर एग्रीकल्चर, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, दे वर नोन टू कॉटन एंड ऑयल सीड्स को भी ग्रो करते थे ऋग्वेदिक पीपल, ये आपने ध्यान में रखना है। दे प्रेड फॉर रेन एंड गुड हार्वेस्ट एज वेल, ऐसा टेक्स्ट में मेंशन है। और ये काउस और बुल्स को रियर करते थे और काउ को एज ए डेटी भी ट्रीट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following deciphered Ashokan inscription? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप इन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसिफर किया था। So the inscription found in the central and eastern part of India were written in Magadhi Prakrit using the Brahmi script, using the Kharoshti script. Greek and Aramaic were used in the northwest. These edicts were deciphered by British archaeologist and historian known as James Prinsep. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच गॉड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि सावित्री। तो सावित्री ये एक सन हिंदू गॉड है, हिंदू सन गॉड है, इनको ये गायत्री मंत्र डिवोटेड है। गायत्री मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद में मेंशन्ड है और ऐसा माना जाता है कि इसको लिखा था विश्वामित्र जी ने। सो the third mandal of Rigved contains Gayatri mantra which was compiled in the praise of सन गॉड सावित्री एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अतरंजी खेड़ा इज सिचुएटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा सिचुएटेड है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी फेमस साइट है। द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज सिचुएटेड इन इटाहा ऑफ उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर इज एन एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जो एक काफ़ी फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, mentioned below the national emblem of India is taken। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडका उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद से ये सत्यमेव जयते का जो ये टाइटल है ये अडॉप्ट किया था हमने, ये आपने ध्यान में रखना है। ये हमारा जो नेशनल मोटो भी है हमारा सत्यमेव जयते। द नेशनल मोटो of India, Satyamev Jayate, inscribed below the national emblem of India, is taken from Mundaka Upanishad. This motto means truth alone triumphs. It is written in Devanagari script, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और हमने ये फ्रेज कब अडॉप्ट किया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमने ये फ्रेज अडॉप्ट किया था, जब इंडिया एक तरीके से रिपब्लिक बना था, उस दिन ही हमने इस फ्रेज को भी अडॉप्ट किया था। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इंडियन करेंसी नोट्स में और नेशनल डॉक्यूमेंट्स में ये एक तरीके से हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजात शत्रु। सो अजात शत्रु द सन ऑफ बिम्बिसार वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी and he is believed to have killed his father and seized the throne. He followed his father's expansionist पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अगर हम बात करें अजातशत्रु की तो इनको मोस्ट एग्रेसिव रूलर कहा जाता है हरियंक डायनेस्टी का। हरियंक डायनेस्टी की बात करें तो हरियंक डायनेस्टी को किसने फॉर्म किया था ये हम अभी अभी वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको याद होगा। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें अजातशत्रु, इनके फादर का नाम था बिम्बिसार और बिम्बिसार को अजातशत्रु ने ही मारा था। ही किल्ड हिज फादर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नोट करने वाली बात है, एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा सकता है। अदर देन दैट ही फॉट अ वॉर अगेंस्ट वज्जिका लीग विच was ruled by Lichavis and he conquered them. So these are some of the military conquest of अजातशत्रु, ये आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच वेदा द बैटल ऑफ 10 किंग्स और द सार्जन युद्ध वॉज फॉट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन किया गया है, जो लड़ा गया था बिटवीन भरतास एंड एन अलायंस ऑफ 10 ट्राइबल किंग्स। 10 ट्राइबल किंग्स वर्सेस भरत के बीच में ये जो बैटल लड़ा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। पार्टीज थे इसमें वैदिक किंगडम्स ऑफ भरतास अगेंस्ट द थ्रुस्तु भरता सुदास। लोकेशन की बात करें तो रावी रिवर के पास ये बैटल लड़ा गया था, जिसका एंशियन नेम था परुशिनी रिवर, या फिर वैदिक नेम है रावी रिवर का परुशिनी रिवर, जो पंजाब में है। और ईयर था 14th सेंचुरी BCE और इसका सोर्स है ऋग्वेद। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन रिवर। तो सोन रिवर विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर आफ्टर यमुना रिवर, तो इसके बैंक पर मगध सिचुएटेड है। तो मगध वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा विद इट्स कैपिटल एट राजगृह। तो मगध की कैपिटल कहाँ सिचुएटेड थी? राजगृह में। एंड अमंग द 16 महाजनपदास मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें मगध किंगडम की, तो इसके आसपास गंगा रिवर, सोन रिवर एंड चंपा रिवर बहती थी। ईस्ट में चंपा रिवर एंड वेस्ट में बात करें तो सोन रिवर बहती थी, और नॉर्दर्न पार्ट में गंगा रिवर बहती थी, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदास और इसकी कैपिटल राजगृह में सिचुएटेड थी। और इसकी जो मगध की जो फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, इट वॉज द हरियंक डायनेस्टी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मगध ऑल्सो बिकेम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑल्सो हेल्ड इन मगध। ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इंटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मैंशनड इन द। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषा सूक्त ऑफ ऋग्वेद। सो The division of Vedic society is clearly mentioned in the पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें और ऐसे कौन से बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर डिवीजन ऑफ क्लासेस मेंशन था, तो फर्स्ट हो गया ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, जहाँ पे डिवीजन ऑफ क्लासेस मेंशन था। इंडिका बुक की बात करें जिसको मेगस्थनीज ने लिखा था, इसमें भी इसने डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिटवीन 7 क्लासेस मेंशन किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इंडिका
रिटन बाय मेगस्थनीज और इसमें 7 डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में मैंशनड है। देन अर्थशास्त्र इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य और यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी मैंशनड है इनटू 7 क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया फिर इंडियन नेपोलियन कहा जाता है एंड ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एज वेल। हरिसेन वॉज हिज कोर्ट पोएट हु रोट द इलाहाबाद प्रशस्ति एंड गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, यानी समुद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट के बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन ने ही लिखा था। ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें जो जितनी भी काव्य पोएट्री या फिर पोएट्री है समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड दे वर रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, और प्रयाग प्रशस्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है हरिसेन, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज व्हाट वाज द सिंबल ऑफ गुप्त एम्पायर? The right answer for this question will be option number A यानी कि गरुड़। तो गरुड़ was the symbol of this Gupta empire. Important points. The symbol of Gupta Empire was Garud, a mythological creature that was a mix of human and a eagle. तो mythological creature है गरुड़, जहाँ पे जो फेस होता है वो एक वर्चर टाइप्स होता है और जो बॉडी होती है वो ह्यूमन बॉडी होती है। तो जो गुप्तास थे इनका जो सिंबल था वो भी गरुड़ था और एक तरीके से ये माइटीनेस को शो करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और जो जितने भी गुप्तास के कॉइन्स थे, स्कल्पचर्स थी, इनमें भी जो ये गरुड़ सिंबल है ये देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवाहनास टाइम वर मेड अप ऑफ विच मेटल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लेड। तो लेड के बने थे मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। दे मोस्टली इशूड कॉइन्स ऑफ लेड विच इज फाउंड इन द डेक्कन एंड ऑल्सो कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो कॉपर और ब्रॉन्ज की तो कॉइन्स थे ही, लेकिन जो मैक्सिमम कॉइन्स थे वो लेड के बने हुए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सातवाहनास की, तो ये अपने कॉइन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे क्योंकि इनके कॉइन्स डिफरेंट शेप के हुआ करते थे। कुछ राउंड हुआ करते थे, कुछ स्क्वायर शेप, तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप के भी कॉइन्स हुआ करते थे ऑफ दिस सातवाहना डायनेस्टी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच साक रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरीगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र रीजन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुद्रदामन। सो द साक रूलर रुद्रदामन was responsible for important irrigation works in the Saurashtra region. His military achievements, his territories, and his many personal qualities are highlighted in the famous Junagadh inscription written in 150 AD. तो जूनागढ़ inscription में मैक्सिमम किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो रुद्रदामन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और इन्होंने सौराष्ट्र रीजन में इरिगेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे। इट इज़ द मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें जो सुदर्शन लेक था इसको रिस्टोर किसने किया था? It was restored by रुद्रदामन and it was constructed by मौर्यास, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी फेमस बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है रुद्रदामन का, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षवर्धन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड किंग हर्षवर्धन इन अ बैटल दैट वाज फॉट एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के बैंक में ये बैटल लड़ा गया था जहाँ पे हर्षवर्धन ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर्स बैंक वाज हड़प्पा सिचुएटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि रावी रिवर। तो रावी रिवर के बैंक में हड़प्पा सिटी सिचुएटेड थी एंड इन दिस रिवर के बैंक में मोहनजोदारो सिटी सिचुएटेड थी विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा विलेज इन ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस, ईस्टर्न पाकिस्तान। इट लाइज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ नाउ ड्राई कोस्ट ऑफ रावी रिवर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The last ruler of Mauryan dynasty who was assassinated by Pushyamitra Shung, his commander in chief was?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहदत्त। तो बृहदत्त वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर और इनको किसने असैसिनेट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। बृहदत्त वॉज असैसिनेटेड इन 185 BCE ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज गार्ड द ब्राह्मण जर्नल पुष्यमित्र शुंग हु देन टुक ओवर द थ्रोन एंड established द शुंग डायनेस्टी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Next question. Who among the following is the hero of Kalidas Malvikagni Mitram? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अग्निमित्र शुंग। सो अग्निमित्र शुंग वॉज द हीरो ऑफ मालविकाग्नि मित्रम ऑफ कालिदास। कालिदास की एक फेमस ये बुक है Malvi Mitram. He belongs to the Baimika family while he was listed as a Shung by the Purans. Next question. The next question is Acharang Sutra is associated with which of the following religions? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैनिज्म। सो आचारांगा is the first of the 12 angas, part of the agamas, the religious text which were compiled based on the teachings of महावीर। तो महावीर की टीचिंग्स लिखी हैं इसमें जो है अंगास अगामास इनको कहा जाता है रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इसमें जो अचरांग सूत्र है ये एसोसिएटेड है जैनिज्म से, जो आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द हरप्पन साइट्स इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूनिहॉर्न बुल। सो इन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द यूनिहॉर्न बुल इज डिपिक्टेड इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। यूनिहॉर्न बुल या फिर राइनाहॉरस को एक तरीके से डिपिक्ट किया गया था इन द मैक्सिमम सील्स एक्सेट्रा। विच मौर्यन रूलर इज नोन एज अमृत घाट। इसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिंदुसार। सो बिंदुसार ऑल्सो कॉल्ड एज अमृत घटा या फिर अमृत घाट। अमित्रोकेटिस वॉज द सेकेंड मौर्यन एम्पर ऑफ इंडिया। ही वॉज द सन ऑफ डायनेस्टीज फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य को रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है गुप्त डायनेस्टी का, बट द फाउंडर वॉज श्रीगुप्त हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द फादर ऑफ इट्स मोस्ट फेमस रूलर अशोका। तो अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसार और बिंदुसार का ही नेम है अमृतघटा, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, यानी कि द वन हु कॉज दिस डिस्ट्रक्शन टू द एनिमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टबैको। तो टबैको वॉज अ क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल। इसके अलावा बार्ले, wheat, rice were the major food grains consumed by the Vedic people, but tobacco was not known to the Vedic people. नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका इज फेमस फॉर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केव पेंटिंग्स के लिए भीमबेटका फेमस है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2003। दे आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द केव पेंटिंग्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द 8000 BCE। एंड अगर हम बात करें भीमबेटका, इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। Next question, by which name Burma was known to the people of ancient India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण भूमि वॉज द ओल्ड नेम ऑफ बर्मा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। स्वर्ण भूमि इज अ संस्कृत टर्म मीनिंग द गोल्डन लैंड और द लैंड ऑफ गोल्ड coined by the ancient Indians, which refers broadly to South East Asian region. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पतंजलि। तो महाभाष्य के ऑथर थे पतंजलि। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द मैजिक स्पेल्स एंड विचक्राफ्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स और विचक्राफ्ट के बारे में मेंशन किया गया है। और बाकी वेदास के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसमें क्या मेंशनड है। द अथर्ववेद इज समटाइम्स कॉल्ड एज द वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज एंड एफिट डिक्लेयर्ड टू बी इनकरेक्ट बाय अदर स्कॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ गुप्तास वॉज लोकेटेड एट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र में गुप्तास की कैपिटल सिचुएटेड थी। द न्यू किंग स्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज द गुप्ता कैपिटल एंड फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव बेस द एम्पायर कंटिन्यू टू ग्रो। तो गुप्तास की जो कैपिटल थी, मेन कैपिटल, इट वॉज लोकेटेड एट पाटलिपुत्र। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
सो आपका होमवर्क क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करा था, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने आपको एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। तो आई होप आपको ये याद होगा और आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।